अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले हमने क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए थे, वही आज दूसरा लेक्चर है। वो है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है और इसके साथ साथ जो दूसरी है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स दैट इज ओल्ड, ये ओल्ड है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो न्यू कंसेप्ट है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम यूं कहते हैं कि दैट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये पहला पॉइंट है। और दूसरी बात क्या है जी कि क्लासिकल mechanics also based upon the Newton's law of motion and Maxwell theory of electromagnetic radiations। या आप यूं कह सकते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस पे देख सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो ओबेड बाय ओनली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ओबेड बाय, या आप यूं कह सकते हैं डील्स विद macroscopic particles। Macroscopic particles mean large particles। For example, वो हमारे पास आ सकते हैं प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा जो हैवी बॉडीज हैं, etc। और नेक्स्ट जो क्लासिकल मैकेनिक्स है दैट इज आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट on the particle nature of object, particle nature of object जो होती है उसको एक्सप्लेन करती है, यानी ये इसका थर्ड पॉइंट आ गया। और फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, the radiant energy emitted or absorbed in continuous manner। According to this, radiant energy emits or absorbed continuously in the form of wave। जो रेडिएशन हैं वो एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं किसकी फॉर्म के अंदर जी, वेव की फॉर्म में, और कंटीन्यूअस होते हैं। इसके साथ साथ इसका जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स
both position and momentum of the electron can be determined simultaneously and exactly. Both position and momentum of moving object can be determined, can be measured simultaneously and exactly. Simultaneously and exactly. दोनों चीजें हम मेजर कर सकते हैं एक ही टाइम के अंदर। अब इसी के साथ आप दूसरी तरफ देखते हैं जी क्वांटम मैकेनिक्स को। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं जी? क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हम इसके डिफरेंस पॉइंट देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स। तो पहली बात तो यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है दैट इज बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इसके अलावा डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन and de Broglie wave equation and Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. दूसरा पॉइंट है वो क्या है जी? इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल etc. तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करती है। और थर्ड पॉइंट जो क्वांटम मैकेनिक्स का है दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर ऑफ मैटर। टेक्स इनटू account the particle as well as wave nature of matter, यानी जिसको हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के साथ को एक्सप्लेन करती है। जो फोर्थ पॉइंट है कि इसके मुताबिक यह है कि रेडिएंट एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है इन ऑन दी इन डिसकंटिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास रेडिएंट एनर्जी। emits or absorbed in the form of discontinuously कह सकते हैं discontinuously in the form of energy packets। और वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कॉल्ड क्वांटास। सिंगुलर क्वांटम है और प्लूरल जो होता है वो क्वांटा है। तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में
जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है उसको आप क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द quantum mechanics, both position and momentum of the moving object can be determined or can be measured simultaneously and exactly. तो लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि according to this theory and according to the quantum mechanics, both position and momentum of moving object, position and momentum of moving object can be determined, can be measured simultaneously, यानी एक ही वक्त के अंदर, and exactly, and exactly. तो ये जो पॉइंट्स थे इनके दरमियान में जो डिफरेंस के लिए हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। तो अब इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन पहले हम इनको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो पहली बात हमने ये कही कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है दैट इज बेस्ड अपॉन दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस हैं वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उनके बारे में आपको इल्म है। और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एनर्जी इमिट और एब्सॉर्ब in continuous manner. Energy emits or absorbed in continuous manner. और जो दूसरा पॉइंट है वो आपने कहा जी क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स एंड हैवी बॉडीज, लार्ज पार्टिकल्स। और थर्ड पॉइंट हमने कहा जी क्लासिकल मैकेनिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द पार्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चूंकि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो उसकी पार्टिकल नेचर तो वाज़ेह है कि वो इटसेल्फ है ही पार्टिकल है, तो ये उसकी पार्टिकल नेचर को बताती है, लेकिन उसकी वेव नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और चौथा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि रेडिएंट एनर्जी यानी जो एनर्जी किसी बॉडी से इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है जी, कंटीन्यूअस मैनर से, यानी वेव की फॉर्म में कंटीन्यूअस मैनर के साथ वो इमिट या एब्जॉर्ब होगी, इस तरह से वेव की फॉर्म में। और फिर हमने पांचवा पॉइंट डिस्कस किया कि बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के तहत हम पोजीशन और मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ एक ही टाइम में ऑब्जर्व भी मेजर भी कर सकते हैं और एग्जैक्टली भी मेजर कर सकते हैं और एक ही टाइम में मेजर कर सकते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो मैक्स प्लैंक ने दी 1900 के अंदर, तो इस पे बेस करती है और डी ब्रागलीज वेव इक्वेशन पे बेस करती है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। ये है हमारे पास डी ब्रागलीज वेव इक्वेशन और del x डॉट del p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4pi। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दो पे और मैक्सवेल को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो बेस करते हैं उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मॉलिक्यूल्स। थर्ड पॉइंट
quantum mechanics takes into account the particle as well as the wave nature of the matter. We can say that the dual nature of matter. और चौथा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि रेडिएंट एनर्जी emit or absorbed from a body only in discontinuous manner, or you can say emit or absorb discontinuously in the form of energy packets, which are called quantas. But in the form of light, that quantum of radiation is called the photon. इस ये कहती है कि जो एनर्जी है किसी बॉडी से emit से absorb होती है किसकी फॉर्म में जी, पैकेट्स की फॉर्म में, यानी कंटिन्यूअसली नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूअसली emit या absorb होती है। और उन क्वांटम ऑफ रेडिएशंस को हम लाइट की फॉर्म में फोटॉन कहते हैं। और फिफ्थ इसका जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है कि both position and momentum of the moving object can be measured simultaneously, cannot be measured simultaneously and exactly, cannot be measured, cannot be measured simultaneously and exactly। तो हम पोजीशन और मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम में सही तरह से एग्जैक्टली और एक ही टाइम में मेजर नहीं कर सकते, ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। और इसके बाद हम आते जी लिमिटेशंस की तरफ, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और एक और बात कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। लिमिटेशंस ऑफ classical mechanics, limitations of classical mechanics। ये भी हमारे लेक्चर नंबर 2 का हिस्सा है। तो लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में पहली बात तो यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। Classical mechanics cannot explain dual nature of matter, यानी particle और wave nature of matter को explain नहीं कर सकती। ये इसका पहला डिफेक्ट है, लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि क्लासिकल mechanics cannot explain the stability of matter, cannot explain stability of an atom। ये एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कैसे? जिस तरह से हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की कहती है कि जो एटम है इसमें पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, मीन के नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज मीन के न्यूक्लियस है। और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड होता है वो रिवॉल्व कर रहा है और एट लास्ट ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। इसका मतलब है कि एटम जो होता है वो कोलैप्स हो जाएगा, हालांकि एटम कोलैप्स नहीं होता। इट मींस ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर रही। हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट एक्सप्लेन और कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करते। और थर्ड पॉइंट यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स cannot explain the photoelectric effect, cannot explain photoelectric effect, Compton effect and pair production।
ये जो इफेक्ट्स हैं एम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द enormous or huge conductivity of metals, cannot explain enormous mean बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, enormous conductivity of metals, conductivity of metals. For example, हमारे पास जो सिल्वर है उसकी जो कंडक्टिविटी है 10⁻24 टाइम्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। इन जो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्या होती जी? क्वार्ट्ज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो जो सिल्वर की कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, तो 10⁻24 टाइम्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है, और ये बहुत ही हैवी कंडक्टिविटी है जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको भी एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, डिफेक्ट्स हैं। इस तरह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका ये भी डिफेक्ट है कि वो कंट्राडिक्ट करती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। जो ये थी लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स, ये रिमेनिंग पार्ट था लेक्चर नंबर 2 का, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।